हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल द ड्रीम आरएस पे। आरएसपी के जो हमने सुपर 30 टॉपिक को ले रखा है। ये जो सुपर 30 टॉपिक है उसमें हम ऐसे 30 टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसमें से निश्चित रूप से हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आरएस प्री 2024 के लिए जो है ये अगला टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी। ठीक है, अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया हुआ है। तो बिना समय गंवाए हम जो है वो शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स वगैरह जरूर करें और साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जहां से आपका ये जो जितने भी सुपर 30 के जो टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं उन सभी का जो नोट्स का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। इसके साथ साथ इस क्लास के जो ये जो पढ़ाया जा रहा है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर की अगर हम बात करें तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर का एक रूप है जो किस पे लिया जाता है। देखिए ये उत्पादन पे नहीं लिया जाता, ध्यान रखने वाली चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है यहाँ पे। इसी तरह की छोटी छोटी चीजें निकाली जाती है कि ये उत्पादन पे नहीं लगती, किस पे लगता है, ये विक्रय पे लगता है। जहां ये माल को बेचा जाता है ना उस पे ये लागू होता है। और ये जो है ये वेट के सिद्धांत पे आधारित है। यानी पहले जो है जीएसटी से पहले वेट लिया जाता था, वैल्यू एडेड टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो वेट का जो सिद्धांत है उसी पे बेस्ड ये है। दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि पूरे भारत में जो है वो ये लागू है। तो वन नेशन वन टैक्स जो है अपना, जो सरकार की वन नेशन वन टैक्स की जो सोच है उसके तहत एक ही कर जो टैक्स है वो पूरे भारत में लागू किया गया, वेट को हटा के। और वेट के सिद्धांत पे आधारित है, अप्रत्यक्ष कर है और विक्रय पे ये लिया जाता है। उसके बाद में ये अगर हम बात करें कि भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, ये देखिए ये जो टैक्स लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है। कोई माल जो है किसी कंपनी में बनाया जाता है तो उस कंपनी से लेना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। ये किसके द्वारा किससे लिया जाता है, उपभोक्ता। कोई भी सामान बेचा जा रहा है तो उस सामान का को जो यूज करने वाला है, उसको जो उपभोग करने वाला है वो टैक्स देता है। और इसकी वसूली जो है वो कौन करती है, जो व्यवसायी है। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो जो है वो उसकी वसूली उपभोक्ता से करता है। आपने एक सामान खरीदा कोई भी, जैसे मान लो आपने मोबाइल खरीदा तो मोबाइल में जीएसटी लगेगा, वो किसने दिया, आपने खुद ने दिया। ठीक है, वो किसको दिया, वो आपने दिया उस व्यवसायी को जिससे आपने मोबाइल खरीदा था। और ये व्यवसायी किसको देगा, सरकार को देगा। ये व्यवसायी इस टैक्स को किसको प्रेषित करेगा, सरकार को प्रेषित करेगा। तो इसके सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो इसका सीक्वेंस बन गया, सबसे पहले उपभोक्ता, और फिर सरकार। आराम से आप जो है ना अगले आधे घंटे बने रहिए, जीएसटी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हमारी जवाबदारी है। तो ये पूरा सीक्वेंस बन गया इसका। भाई उपभोक्ता टैक्स पे करेगा, व्यवसायी उससे वसूलेगा और व्यवसायी किसको दे देगा, सरकार को दे देगा। अब उसके बाद में सरकार के पास जो टैक्स जाएगा वो किस टाइप से डिवाइड होगा, ये जीएसटी काउंसिल जो है वो फिक्स करेगी। वो हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि जीएसटी का इतिहास, कि भारत में जीएसटी आया कहां से। तो इस हिस्ट्री को, जीएसटी का जो इतिहास है उसको थोड़ा सा आपको याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करें तो 2003 में एक कमेटी गठित की गई। देखिए जीएसटी के लिए 2003 में एक कमेटी गठित की गई। ठीक है, इस कमेटी का नाम था केरकर टास्क फोर्स। केरकर टास्क फोर्स गठित की गई 2003 में। और इसने कहा कि एक जो है ना जीएसटी लागू होना चाहिए, एक व्यापक जीएसटी लागू होना चाहिए, वस्तु एवं सेवा कर लागू होना चाहिए। और जो किसके सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, जो वेट के सिद्धांत पर आधारित हो। तो ये किसने कहा, ये केरकर टास्क फोर्स जो थी उसने ये बात कही। उससे पहले अगर हम बात करें तो विश्व में जो है ना सबसे पहले जीएसटी को अगर किसी ने इंप्लीमेंट किया था, सबसे पहले जीएसटी लगाया था वो फ्रांस ने लगाया था। विश्व में
सबसे पहले जीएसटी फ्रांस के द्वारा लगाया गया था 1954 में। ठीक है, तो 1954 में वो लगाए थे, बस उसी को के आधार पे देखा भाई जो वहां जीएसटी है, वन नेशन वन टैक्स है, तो उस आधार पे अपन ऐसा कुछ करते हैं। 2003 में ये बात हुई कि ऐसा कुछ किया जाए, कलकत्ता टास्क फोर्स ने ये बात कही। उसके बाद में 2006-07 का जो बजट था, उस 2006-07 के बजट में ये बात की गई कि 1 अप्रैल 2010 तक हम जो है वो जीएसटी लागू कर देंगे। पहले चलकर रिपोर्ट होगी 2003, फिर 6-7 के बजट में होगी कि 1 अप्रैल 2010 तक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद में प्रत्यक्ष करों को समाप्त करने के लिए, एक राष्ट्र एक कर प्रणाली को लागू करने के लिए 2014 में जो है वो 122वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो सदन में पेश किया गया, लोकसभा में पेश किया गया। 122वां संविधान संशोधन विधेयक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। जब अपना जीएसटी लगा, उस जीएसटी में सबसे मेन पॉइंट अगर हम देखें तो यही है कि कौन से संविधान संशोधन विधेयक के तहत ही लागू किया गया, तो 2014 का था 122वां संविधान संशोधन विधेयक। और ये जो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, ये 2016 में 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2016 में ये है वो 101वां संविधान संशोधन बन के लागू हुआ। तो दो चीजें यहाँ पे आती है, पहले आपको ये पूछा जाए कि कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था, ठीक है, तो 122वां था। और कौन सा संविधान संशोधन था, देखिए जब कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो वो विधेयक होता है, जब वो पारित हो जाता है तो वो संविधान संशोधन बन जाता है। ठीक है, संविधान संशोधन को क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो आपको अगर विधेयक पूछा जाता है तो 122वां था, और अगर आपको अधिनियम पूछा जाता है तो अधिनियम कौन सा था, 101वां था। विधेयक 2014 में पारित हुआ था, और अधिनियम जो है वो कब हुआ, आपके 2016 अगस्त 2016 में हुआ। ठीक है, उस बाद में 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी को लागू कर दिया गया। ये जो अपना इतिहास है, इस इतिहास को विशेष तौर से ध्यान रखें, यहाँ से स्टेटमेंट बन के आपको क्वेश्चन आने की संभावना है। एक बार हम इसको थोड़ा सा वापस रिव्यू करते हैं। सबसे पहले देखिए 2003 की बात करते हैं। 3 में क्या हुआ, 3 में हमने पढ़ा कैलकटा टास्क फोर्स। तीन में क्या हुआ, 3 में कैलकटा टास्क फोर्स गठन हुआ, और इसने कहा कि वेट के स्थान पे क्या लगाना, कि वेट को काटो और इसकी जगह जीएसटी लगाओ। इसने कहा वेट की तरह एक वेट के सिद्धांत पे आधारित एक व्यापक वस्तु एवं सेवा कर लगना चाहिए। किसने कहा, विजय कैलकर टास्क फोर्स ने बात कही 2003 में। फिर उसके बाद में आया आपका बजट 2006-07 का। इस 2006-07 के बजट में इन्होंने एक बात कह दी कि 1 अप्रैल 2010 1 अप्रैल 2010 तक क्या कर देंगे, जीएसटी स्टार्ट करेंगे भाई, जीएसटी को लागू करेंगे। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से इन्होंने जीएसटी को लागू कर देंगे। उसके बाद में आपके भाई जब ये नहीं हुआ तो उसके बाद में आपके 2014 जो है 122वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, ये रखा गया। ये किस लिए रखा गया था, एक राष्ट्र एक कर प्रणाली, एक राष्ट्र एक कर, ठीक है, ये वन नेशन वन टैक्स की जो रूपरेखा है उसको बनाने के लिए और जीएसटी लागू करने के लिए 122वां संविधान संशोधन विधेयक सदन में रखा गया। और ये जो 14 में रखा गया, ये 2016 में आपकी क्या हो गया, पास हुआ, 2016 में पास हुआ। तो 2016 में पास होके ये क्या बना, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, दो चीजों पे आपको यहाँ पे फोकस करना है। दोनों चीजें कौन कौन सी है, पहला है आपका विधेयक और दूसरा है आपका अधिनियम। अगर आपको पूछा जाता है कि विधेयक कब लाया गया, तो 2014 में लाया गया, कितने नंबर का था, तो 122 122वां विधेयक था। अगर आपको पूछा जाता है
कि संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था, तो अधिनियम आपका 101वां था, ठीक है। और ये कब हुआ था, अगस्त 2016 में जो है ये पारित हुआ था। आपको याद ध्यान रखना है अधिनियम और विधेयक में क्या फर्क होता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे उसमें डिटेल से हम इस पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जब ये पास हो गया तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो ये जीएसटी का जो इतिहास है ना, इसको आप विशेष तौर से याद रखें, यहाँ से स्टेटमेंट बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब देखिए ये थोड़ा डायग्राम से समझाया हुआ है, जो हमने पीछे बात करी वही चीजें हैं कि सबसे पहले जो है वो केलकर समिति आई, यहाँ ये लिखा है। सबसे पहले केलकर टास्क फोर्स का गठन हुआ, ठीक है। उसके बाद में 2006 के बजट में ये कहा गया, 2006 का जो बजट था उसमें ये कहा गया कि अनाउंसमेंट टू इंट्रोड्यूस जीएसटी बाई 2010, ठीक है। ये कहा गया कि 2010 से जो है वो जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। उसके बाद में आई 2009 में, तो 2009 में फर्स्ट डिस्कस पेपर रिलीज ऑन जीएसटी, जीएसटी के ऊपर पहला डिस्कस पेपर जो है वो रिलीज किया गया, ठीक है। उसके बाद 2011 की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑन 15 यानी 115वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया गया, लेकिन ये स्वीकृत नहीं हो सका, तो इसका अपने लिए कोई महत्व इसमें नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद में 2013 में एक 3 कमेटियां इसमें बनाई गई थी, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट इसमें की गई इसका अध्ययन करने के लिए। और इस ये जो 3 कमेटियां थी इन्हीं के आधार पर 2014 में आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो अमेंडमेंट था 122वां अमेंडमेंट जो है वो सदन में रखा गया, ठीक है। 122वां कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस्ड है ना लोकसभा में। उसके बाद में अगस्त 2016 में जो है वो ये पारित हो गया और 101वां संविधान संशोधन विधेयक बना। और 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत के अंदर 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत के अंदर जो है वो क्या लागू हो गया, जीएसटी लागू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब उसके बाद में देखते हैं भारत में जीएसटी के कनाडाई मॉडल, देखो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत जो है ना किसकी नकल करी है इसमें, ठीक है। तो कनाडा का जो मॉडल है ना जीएसटी का, उस कनाडाई मॉडल को इन्होंने यूज किया है इससे पूरी प्रणाली के अंदर। सबसे पहले फ्रांस ने जीएसटी को लागू किया, हमने बात कर ली 1954 में, 1954 में फ्रांस के द्वारा इसको लागू कर दिया गया था। आपको ध्यान रखना है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है ना, उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन में टोटल कितने अंक होते हैं, तो 15 अंक होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ सबसे मोस्ट फैक्ट कि जब जीएसटी को शामिल किया गया ना, जीएसटी एक सारे करों को शामिल करके जब जीएसटी बनाया गया, तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो जैसे इसका नाम ही क्या है, वस्तु एवं सेवा कर, तो ये वस्तु पर भी लगता है और सर्विस पर भी लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जीएसटी। तो वस्तु पे भी लगता है और ये सेवा पे भी लगता है। अब 2 प्रकार के टैक्सेस होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। तो जो जीएसटी होता है उसमें कौन से करों को शामिल किया गया है, सिर्फ अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया, जो अप्रत्यक्ष कर हैं उनको ही इसमें शामिल किया गया है, प्रत्यक्ष करों को इसमें शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तो जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष करों को समाहित करता है। अब कितने करों को समाहित करता है वो आपको यहाँ देखना है कि 17 कर जो है जीएसटी के तहत टोटल जो है वो 17 जो टैक्स हैं उनको शामिल किया गया है। ये जो 17 कर है, इन 17 कर में 8 कर जो है वो तो है केंद्र के, और 9 प्रकार के जो टैक्सेस हैं वो किसके हैं, राज्य के, ठीक है। तो जीएसटी टोटल कितने कौन से कवर को टैक्स को कवर करता है, तो अप्रत्यक्ष जो कर थे उनको कवर करता है। टोटल 17 कर जो इसके अंदर शामिल किए गए हैं, जिसमें से 8 तो केंद्र के हैं और 9 किसके हैं, राज्य से संबंधित टैक्सेस हैं। और इसके साथ साथ 23 उपकर भी जो है वो इसमें शामिल किए गए। तो 17 कर प्लस 23 उपकर, 17 कर और 23 उपकर जीएसटी में शामिल किए गए हैं। बेसिक सी बात है, याद रखना जरूरी है, ठीक है। अगर आपका आरएस बनना है तो आपको जीएसटी पढ़ना है। फिर अगला है संवैधानिक ढांचा। अब देखिए अब हमने पहले पढ़ा कि 101वां संविधान संशोधन ये एक्ट बन गया, ठीक है। ये जो बिल था वो 101वां एक्ट बन गया। तो इस 101वें एक्ट के तहत जीएसटी के लिए भारत में जो
संवैधानिक प्रावधान क्या थे, क्या उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, उस स्ट्रक्चर पे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो एक यहाँ पे लिखा है कि 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 में सदन में रखा गया और 2016 में जो है वो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। अब ये जो अधिनियम पारित हुआ ना, इसमें तीन मुख्य रूप से इसमें जो है वो तीन नए अनुच्छेदों को शामिल किया गया। और ये जो तीन अनुच्छेद है ना, ये तीन अनुच्छेद तो आपको रटने ही है कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी से संबंधित तीन अनुच्छेदों को इसमें शामिल किया गया। सबसे मोस्ट बात है, तीनों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या क्या उनके अंदर है, यही संवैधानिक ढांचा है। तो तीनों अनुच्छेदों को देखते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 246 ए, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड जब हम देखेंगे ना, जब हम पॉलिटिकल साइंस में केंद्र राज्य संबंध पढ़ते हैं तो वहां आपको ये चीज मिलती है 246 ए। 246 ए में क्या है कि ये संसद और राज्य विधानसभा दोनों को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की समवर्ती शक्तियां प्रदान करता है। 246 ए में लिखा है कि संसद और राज्य विधानसभा दोनों की दोनों क्या कर सकती है, जीएसटी से संबंधित कानून बना सकती है। जीएसटी से संबंधित कोई नियम है ना, वो दोनों बना सकती है, संसद भी बना सकती है और राज्य भी बना सकता है, राज्य विधानसभा भी बना। 246 में दे रखा है। लेकिन यहाँ पे क्लोज जोड़ा गया, वो क्या जोड़ा गया कि अगर अंतर राज्य व्यापार है, दो राज्यों के बीच में व्यापार है, जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में व्यापार हो रहा है, तो दो राज्यों के बीच में व्यापार है, तो वहां पे कानून बनाने की विशेष शक्ति किसमें होगी, संसद में होगी। इसकी संबंधित विशेष शक्ति किसमें होगी, संसद में होगी। देखिए ध्यान रखने वाली है 246 ए क्या कह रहा है, 246 ए कह रहा है कि जीएसटी से संबंधित जो कानून है वो राज्य भी बना सकते हैं और केंद्र भी बना सकता है, समवर्ती शक्तियां प्रदान की गई है। लेकिन जहां अंतरराज्यीय व्यापार की बात आ जाती है तो ये स्थिति आ जाती है कि दो राज्यों के बीच में व्यापार हो रहा है, दो से अधिक राज्यों के बीच में व्यापार हो रहा है, तो वहां उससे संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्ति किसको होगी, संसद को। ठीक है, 246। उसके बाद में 269 है। 269 ये कहता है कि अंतरराज्यीय व्यापार के मामले में जीएसटी को केंद्र सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहण किया जाएगा। भले दो राज्य हैं, जैसे राजस्थान प्लस महाराष्ट्र, ठीक है, दो राज्य हैं, दोनों के मध्य क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। तो जो जीएसटी लगेगी, ये जीएसटी किसके द्वारा आरोपित की जाएगी, कौन लगाएगा, आरोपण। और दो चीज होती है, एक होता है आरोपण और दूसरा होता है संग्रहण। ठीक है, तो ये जो जीएसटी का जो आरोपण और संग्रहण दोनों जो है वो कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। ये ध्यान रखने वाली चीज है। राज्य के अंदर है, इंट्रा स्टेट है ना, तो राज्य जाने उसका काम जाने 246 में हो जाएगा। लेकिन अगर दो राज्यों के बीच में व्यापार हो रहा है तो वहां जीएसटी का निर्धारण यानी आरोपण कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी और संग्रहण भी केंद्र सरकार ही करेगी। और फिर वो जो पैसा आएगा तो वो जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर जो है वितरित किया जाएगा। ठीक है, तो जो पैसा आएगा वो किसकी सिफारिश पर वितरित किया जाएगा, जीएसटी परिषद की सिफारिश पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर कानून द्वारा निर्धारित तरीके से कर राजस्व का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन किया जाएगा। तो 269, 246 के बाद में 269 269 ए में क्या कह रहा है कि दो राज्यों के बीच में अगर व्यापार हो रहा है तो उनके लिए जीएसटी का आरोपण और जीएसटी का संग्रहण दोनों काम कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। और फिर केंद्र सरकार क्या करेगी, जीएसटी काउंसिल की सिफारिश के अनुसार वो जो कर राजस्व प्राप्त हुआ है उस कर राजस्व का बंटवारा किसको करेगी, उन राज्यों को करेगी, या जो जीएसटी परिषद कहेगी उस हिसाब से वो काम करेगी। 269 ये में ये कहा गया। और तीसरा सबसे मोस्ट जो जीएसटी कानून के रीड की हड्डी हम कह सकते हैं, ठीक है, 279 279 क्या कहता है, 279 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति एक जीएसटी परिषद का गठन करेंगे। भाई दो प्रश्न आते हैं सीधे, जीएसटी परिषद का गठन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, तो
279A के तहत किया जाएगा, 279 के तहत किया जाएगा, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उस स्ट्रक्चर को हम अभी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप संवैधानिक ढांचे की बात कर रहे थे, तो संवैधानिक ढांचे का आप सिर्फ इतना ही याद रखें, 246A, 269A और 279A, ये तीन जो है अनुच्छेद है, ये आप विशेष तौर से याद रखें। 246A में क्या था, कानून निर्माण। 246A में क्या था, कानून का निर्माण। और कानून निर्माण के लिए हमने क्या दिया कि कौन करेगा, या तो संसद कर लेगी, ठीक है, और चाहे तो विधानसभा भी कर लेगी। ठीक है, कानून का निर्माण संसद और विधानसभा दोनों कर सकती है, बात होगी। लेकिन अगर अंतरराज्यीय व्यापार है, अंतरराज्यीय व्यापार है, तो अंतरराज्यीय व्यापार की स्थिति में संसद जो है वो कानून का क्या करेगी, निर्माण करेगी। संसद जो है वो क्या करेगी, निर्माण करेगी। 269A कह रहा है आपका कर का आरोपण। ये तीन चीज हो गए, आरोपण, संग्रहण और वितरण। 269A में तीन चीजें आपके सामने आई थी, आरोपण, संग्रहण और वितरण, ठीक है। आरोपण के लिए क्या दिया कि आरोपण कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। संग्रहण भी केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। और वितरण भी कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। 269 में कहा, लेकिन यहां ध्यान रखना, ये कैसे करेगी, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, जीएसटी परिषद की सिफारिश पे, ये बात ध्यान रख लो। जीएसटी परिषद की सिफारिश पे केंद्र सरकार जो है वो करेगी। अब 279A है वो तो अपने आप में ही सुपीरियर हो गया। क्या कह दिया, 279A में क्या दिया कि राष्ट्रपति जो है वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति जीएसटी परिषद का गठन करेंगे। राष्ट्रपति जीएसटी परिषद का गठन करेंगे। तो बेसिक से स्ट्रक्चर होगा, तीनों अनुच्छेद रट लो, अच्छी तरह से याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर की विशेषता। अब बेसिक इसके फीचर्स क्या है, क्या क्या इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो देखते हैं। सबसे पहली बात है, आपूर्ति पर लागू होगा, एप्लीकेबल ऑन सप्लाई। ये जो कर है, ये जो टैक्स है वो किस पे लागू है, आपूर्ति पे लागू है, कि कार्यों की घटना वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर है, न कि निर्माण, बिक्री या अन्य गतिविधियों पर। यानी कोई प्रोडक्शन कहीं हो रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लग रहा, ये क्या पे लगेगा, जो डेस्टिनेशन बेस्ड है, जहां कहीं इसकी आपूर्ति होगी, जहां इसका उपभोग किया जाएगा, वहां पे टैक्स लगता है। उपभोग आधारित कर यानी कंज्यूमेशन बेस्ड टैक्स, और उसमें भी ये डेस्टिनेशन बेस्ड है। मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड कैसे, कि टैक्स कहाँ लगेगा, तो टैक्स के देखिए आपके कहाँ लगता है, कि जैसे आप मान लो कि राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में कोई व्यापार हुआ, ठीक है। अब वो व्यापार कैसे हुआ कि राजस्थान में किसी वस्तु का प्रोडक्शन हुआ और वो महाराष्ट्र में आकर उसको क्या किया गया, बेचा गया। महाराष्ट्र में जाकर उसको क्या हुआ, उसका विक्रय हुआ। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई उस वस्तु का प्रोडक्शन तो राजस्थान में हुआ था, लेकिन उसको बेचा कहाँ पे, महाराष्ट्र में बेचा, तो टैक्स किसको मिलेगा। तो इसमें स्पष्ट कर दिया कि इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। तो राजस्थान में सिर्फ प्रोडक्शन हुआ है, हमने बात करी स्टार्ट में ही कि एप्लीकेबल ऑन सप्लाई, ये सिर्फ आपूर्ति पे लागू होता है। एंड इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड, तो इस हिसाब से ये कहाँ लगेगा, ये महाराष्ट्र में लगेगा, और महाराष्ट्र को ही ये प्राप्त होगा। ये टैक्स किसको प्राप्त होगा, महाराष्ट्र को ही प्राप्त होगा। तो जहां उपभोग किया जा रहा है, जहां वस्तु की आपूर्ति की जा रही है, वहां टैक्स लगेगा, वहां नहीं लगेगा जहां उत्पादन किया जा रहा है, और उसी राज्य को मिलेगा। ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में उत्पादन हुआ तो राजस्थान को मिलेगा, नहीं मिलेगा। राजस्थान किसको मिलेगा, महाराष्ट्र को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो है वो जो वस्तु या जो सर्विस है वो कंज्यूम हो रही है, वहां उसका उपयोग उपभोग हो रहा है, ठीक है।
दूसरा, इसलिए इसका भुगतान उस राज्य को किया जाता है जहां वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है, न कि उसको जहां इनका उत्पादन किया जाता है। आज समझ में आ गई बात कि जहां वस्तु और सेवा का काम में लिया जाएगा, यूज किया जाएगा ना, वहां इसको टैक्स लगेगा, और वहीं पर जो है उसी राज्य को ये टैक्स मिलने वाला है। अगला है दोहरी वस्तु एवं सेवा कर मॉडल। देखिए, दो टैक्स लगते हैं, आपको ध्यान रखना, जब भी आप बिल बनवाते हो, आप टैक्स में उसमें जाते हो ना, कोई सामान खरीदते हो, तो दोहरी कर संरचना है। दोहरी कर संरचना कैसे है? जैसे मान लीजिए कहीं भी आपने बिल बनवाया, आपने देखा होगा आपके बिल पे जैसे मान लो 18% जीएसटी बन रहा है, आपके बिल पे कितना जीएसटी बन रहा है? 18% जीएसटी बन रहा है। तो आपके डायरेक्ट 18% कभी नहीं लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? CGST और SGST, ठीक है, 9% और 9%, टोटल 18%। ऐसे मतलब डूल जो है ना, दोहरी वस्तु एवं सेवा कर मॉडल है, ये दो प्रकार के टैक्स लगते हैं, और दोनों टैक्स हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि केंद्र का कम है उसका ज्यादा है। तो दोहरी कर संरचना इसमें होती है। ध्यान रखने वाली चीज है कि जब भी बिल बढ़ेगा, आप कभी बिल पे नोटिस कर लेना इस चीज को। हालांकि नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यहाँ तो RS3 में RPS कहते हैं कि आपको पढ़ना है, इसलिए जीएसटी पढ़ते हैं, बाकी कौन ध्यान रखता है जीएसटी का? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोहरी कर संरचना है। अगर आपके यहाँ 18% टैक्स बन रहा है, तो 9% केंद्रीय टैक्स लगेगा, और 9% क्या लगेगा? स्टेट टैक्स लगते हैं, ठीक है। तो दोहरी कर संरचना है। उसके बाद में ये एक साथ क्या गए हैं कि इसके चार घटक है। जैसे मैंने ऊपर बात की कि इसके चार घटक है। देखिए, चार प्रकार के टैक्स इसके अंदर है। इसके अंदर चार प्रकार के टैक्स है। पहला CGST, केंद्रीय जीएसटी, ठीक है। फिर SGST, SDST यानी स्टेट जीएसटी। फिर UTGST जो यूनियन टेरिटरीज है ना, उनका। और एक है IGST जो इंट्रा स्टेट जीएसटी है ना, वो, ठीक है। तो चार प्रकार के टैक्स, चार कर घटक जो है उसमें कितने हैं? चार है, याद रखने हैं। पहला CGST है, दूसरा SGST है, तीसरा यूटीज के लिए, और चौथा जो है इंटर स्टेट वगैरह जो होता है उसके लिए। इन दरों को जीएसटी परिषद की सिफारिश पर अधिसूचित किया जाता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो जीएसटी की जो ये दरें निर्धारित की जाती है, इनका नोटिफिकेशन, इसकी अधिसूचना कौन जारी किया, इसको कौन करता है? तो इसके लिए अधिसूचित करने के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा? जीएसटी परिषद। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जीएसटी परिषद की अभी 54वीं बैठक हुई है। इसकी बैठक होती रहती है, ठीक है। तो 54वीं बैठक के अंदर उन्होंने जो है कैंसर की दवाइयों के ऊपर जो ये दर है ना जीएसटी की, उसको घटा के कम किया, ठीक है। तो इसको घटा के कम करना या इसको बढ़ाना या नई चीज को इसमें शामिल करना, ये किसके पास है? ये पावर जीएसटी परिषद के पास है। तो आपको ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। बहुदर, मल्टीपल रेट्स। वर्तमान में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए देखिए अलग अलग से कर स्लैब बने हुए हैं, जिनको बोलते हैं कर स्लैब। अलग अलग से क्या बने हैं? कर स्लैब बने हुए हैं। ये नहीं कि फिक्स एक ही रेट लगेगी, कोई भी माल खरीद लो, ऐसा नहीं है। वन टैक्स का मतलब ये नहीं है कि टैक्स की दर सेम रहेगी। ये कह रहा है कि इसकी एक विशेषता है कि मल्टीपल रेट्स इसमें यूज होती है। तो मल्टीपल रेट्स कौन कौन सी? तो यहाँ बताया कि वस्तु के लिए जो है वो कुल कितनी रेट है? 7 प्रकार के टैक्स, 7 रेट्स हैं। और सेवाओं के लिए कुल कितनी रेट है? 5 है। तो आपको याद रखना है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। वस्तु के लिए है 7 और सेवा के लिए है 5। कर की जो स्लेब है, कर की जो दरें हैं, वो वस्तु के लिए 7 है और सेवा के लिए 5 है। छूट की भी इसमें बात की गई है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टैक्स देने में समर्थक वो नहीं है। अच्छा थोड़ी चाय वाला जो ठेला लगा रहा है और उसको कह दिया कि तू जीएसटी भर, वो अपनी दुकान से लाएगा जीएसटी भरने जाएगा। तो सरकार ने एक लिमिट तय की। ये जो छूट वाली जो लिमिट है ना, इसको कहते हैं थ्रेश होल्ड लिमिट। ये जो छूट है इसको कहते हैं थ्रेश होल्ड लिमिट, ठीक है। तो एक निश्चित टर्नओवर, इसको बेस क्या बनाया? टर्नओवर को बनाया एक साल में आपके कितना पैसा आता है, कितना जाता है। तो टोटल आपका जो टर्नओवर है ना, उसको आधार बना दिया गया
इससे कम होगा तो फिर उससे जीएसटी नहीं लिया जाएगा, और इससे ज्यादा होगा तो इससे जीएसटी लिया जाएगा। तो ये कर दिया व्यवसाय के प्रकार के आधार पे कि जो केवल वस्तुओं का लेन देन करने वाला कोई व्यवसाय है, जो सिर्फ वस्तु ये बेचता है, सर्विस कोई सेवा वो नहीं देता, सिर्फ सामान लाया, मोबाइल बेच दी, बात खत्म, सर्विस नहीं कर रहा वो, तो उसके लिए है कि अगर वो 40 लाख तक का अगर उसका टर्न ओवर है तो उसको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। और जो पहाड़ी और जो पूर्वोत्तर राज्य है जहाँ पर जो पैसा कम रहता है, तो उनके लिए ये सीमा कितनी है, 20 लाख तक, कि 20 लाख तक का। तो आपको याद रखना है कि थ्रेशोल्ड लिमिट या छूट का प्रावधान क्या है, यदि कोई व्यवसाय सिर्फ वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, वस्तुएं बेचता है, तो 40 लाख रुपए तक जो है उसे किसी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और अगर कोई वस्तु और सेवा दोनों का आदान प्रदान करता है तो 20 लाख तक उसको किसी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो ये सीमा 10 लाख है। तो आपको ध्यान रखना है थ्रेशोल्ड लिमिट, ये शब्द आ सकता है। ठीक है, इसके लिए शब्द यूज किया जाता है थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, क्या है थ्रेशोल्ड लिमिट, अच्छी तरह से हम इसको देखें। अब आता है कि कौन कौन से कर जो है वो इसके अंदर समाहित। अब जीएसटी खत्म किया गया, बहुत सारे करों को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया, वन नेशन वन टैक्स स्कीम लाएगी। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा मामूली सा ये भी याद रखना, हमने यहाँ पढ़ा था कि 17 टैक्स है इसमें, कितने हैं, 17 टैक्स इसमें शामिल है, और तो 23 उपकर इसमें शामिल है, सब टैक्सेस। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 17 को हमने कैसे जोड़ा था, केंद्र के तो कितने 8 और स्टेट के कितने हैं 9। तो मोटे मोटे जो टैक्स है वो हमें यहाँ पे याद रखने हैं कि कौन से टैक्स जो है वो जीएसटी में शामिल किए गए। तो सबसे पहले देखिए सेवा कर, सर्विस टैक्स इसमें शामिल किया गया। उसके बाद में केंद्रीय बिक्री कर, तो सेंट्रल की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, केंद्रीय कर। ठीक है, तो सबसे पहले सर्विस टैक्स, फिर बिक्री कर, फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क, सीमा शुल्क शामिल नहीं है देखना, इसके अतिरिक्त शुल्क जिसको आमतौर पर सीबीडी के नाम से जाना जाता है, सीबीडी शुल्क के नाम से जाना जाता है, वो इसमें शामिल है। सीमा शुल्क इसमें, इसका ध्यान रखना, ये ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि सीमा शुल्क इसमें शामिल नहीं है, शब्द यूज हो रहा है ना, इसलिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि हाँ सीमा शुल्क भी इसमें शामिल है। तो याद रखो दोबारा, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर और उत्पाद शुल्क, और सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क जिसको किस नाम से जाता है, सीबीडी। और सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क, स्पेशल जो एडिशनल चार्जेस है, सैड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो सीबीडी और सैड हो गया। तो 5 टैक्स आप याद रख लो, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, और उसके बाद में सर्विस टैक्स, सीबीडी और एसएडी, ये 5 जो है ना वो मेन है, आप इनको याद रख लो। 8 को याद रखने की जरूरत नहीं है। ये किसके हैं, ये केंद्र सरकार के। अब आते हैं अपन किसमें, राज्य कर में। तो राज्य सरकार के कौन कौन से, वही सारे राज्य सरकार के आएंगे, बिक्री कर, खरीद कर, मनोरंजन और मनोरंजन कर। देखिए मनोरंजन टैक्स जो है वो उसमें आपको ध्यान रखना है, ये लाइन आपको विशेष तौर से फोकस करनी है कि मनोरंजन टैक्स जो है ना, एंटरटेनमेंट टैक्स पे को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन जो नगर पालिका या स्थानीय निकाय के द्वारा लगाए जाते हैं, पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिकाओं के द्वारा लगाया जाता है ना, तो इंटरटेनमेंट टैक्स वो इसमें शामिल नहीं है। इंटरटेनमेंट टैक्स शामिल है, दूसरे सारे हैं, सिर्फ इनको छोड़ के, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में विलासिता कर है, जो लग्जरी जो टैक्सेस है वो है चुंगी शुल्क और प्रवेश करके अन्य सभी रूप। पहले चुंगी कर लगता था और प्रवेश कर लगता था ना, तो उसके सारे सभी रूप इसमें शामिल है। लॉटरी है, सट्टेबाजी है, जुआ है, ये जो सारी चीजें इस पे कर लगता है। मंडी टैक्स भी इसमें शामिल है। विज्ञापनों पर जो टैक्स लगता था वो भी इसमें शामिल है। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित राज्य के अधिशुल्क और उपकर कि किसी भी प्रकार की वस्तु और सेवा को शामिल करने के लिए आपूर्ति सुनिश्चित करने में राज्य अगर कोई टैक्स ले रहा है, कोई सरचार्ज ले रहा है, तो वो सारे के सारे भी इसमें शामिल है। तो आपको मेनली जो है वो केंद्र वाले और 2-4 ये राज्य वाले टैक्स याद रखने हैं, ऑप्शन में आ सकते हैं, तो अपने को इजीली याद रहना चाहिए। विशेष तौर से फोकस करना है कि सेंटर के अंदर आप ध्यान रखें, जो सीमा शुल्क है वो इसमें शामिल नहीं है, और मनोरंजन कर जो है वो राज्य वाले मनोरंजन कर शामिल है, लेकिन जो स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाते हैं, यानी पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिकाओं द्वारा लगाए जाते हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला है देखो, ये तो हो गया अपना
सब पे कर थोड़ी लगाएंगे, कुछ मुफ्त भी कर देंगे। तो कुछ कर ऐसे होते हैं, कुछ टैक्सेस हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता। अब सबसे पहला बड़ा ही मजे वाली बात है, मानवीय उपभोग के लिए नशीली शराब। देश की इकोनॉमी में सर्वोत्तम योगदान जो है वो किसका है? शराब पीने वालों का है। सरकार ने बड़ा ध्यान रखा है इन लोगों का और कहा नहीं भाई ये इन पे टैक्स नहीं ले सकते। क्यों? सबसे धर्मात्मा आदमी होते हैं, एक बार कोई भी झूठ बोल सकता है, इनके मन में कोई किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता। जो शराबी होता है ना, बिल्कुल निश्चल होता है, छोटा बच्चा बोझ बालक के समान उसका मन होता है, और पीने के बाद जो है वो कुछ भी आपको जो बोलेगा स्पष्ट बोलता है। ठीक है, तो सरकार ने कहा नहीं भी ऐसा नहीं करेंगे, इनके इनको तो छोड़ेंगे। ठीक है, तो मानवीय उपभोग पर की जो शराब है, दारू पे कोई टैक्स नहीं है, कोई जीएसटी नहीं, फुल पियो। आपको नहीं पीना है, सीमा शुल्क जो हमने पहले अभी बात की उस पर कोई टैक्स नहीं है। इसके साथ साथ 5 पेट्रोलियम पदार्थ जो है उनको इसके अंदर शामिल किया गया। इन पांचों का नाम आपको याद रखना है, ये नाम मोस्ट है। कौन कौन से हैं? क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड, प्राकृतिक गैस और विमान ईंधन टर्बाइन फ्यूल जिसको हम कह सकते हैं। ये 5 जो है ना वो याद रखें। पेट्रोलियम के कौन कौन से? क्रूड ऑयल, उसके बाद में हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड और प्राकृतिक गैस, इसके साथ साथ विमान ईंधन। ठीक है, तो ये 5 टैक्सेस ऐसे हैं, 5 जो वस्तुएं ऐसी हैं जो किससे बाहर है? जो जीएसटी से बाहर है, इनके ऊपर जीएसटी आरोपित नहीं होता। इसके अलावा सीमा शुल्क पे नहीं होता, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण शराब पे नहीं होता। और शराब भी कौन सी? जो मानवीय उपभोग के लिए यूज की जाती है। अब आती है भाई आपके रीढ़ की हड्डी जो जिसकी हमने बात करी, जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद कि संविधान के अनुच्छेद 279 ए हम पढ़ के आए हैं। 279 में हमने क्या पढ़ा? 279 में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो है वो क्या करेंगे? केंद्र और राज्यों को में इसमें बात करने के लिए एक जीएसटी परिषद का गठन करेंगे। तो जीएसटी परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज 279 में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब जीएसटी परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं, ये कैसे बनेगी? तो सबसे पहले तो आपको अध्यक्ष का ध्यान रखना है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं ना, तो वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? आप जो है ना ये ध्यान रखें। और वही क्या है? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष है निर्मला सीतारमण जी। और इसके साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कौन से? वित्त राज्य मंत्री। दो प्रकार के मंत्री होते हैं ना, एक कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, एक वित्त जो राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, जो उनके अधीनस्थ होते हैं, उनके सहयोग के लिए होते हैं, या मंत्री भी कह सकते हैं। तो जो राज्य मंत्री होते हैं वो राज्य मंत्री कौन से? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री का अध्यक्ष हो गया, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री सदस्य हो गए। और इसके अलावा जो सभी राज्य हैं उनके वित्त मंत्री या वित्त प्रभार वाले मंत्री, या राज्य के द्वारा नॉमिनेटेड कोई व्यक्ति, लिखा है यहाँ पे, वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री, या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। आपको ध्यान रखना सेंटर से 2 ही आदमी होते हैं, एक अध्यक्ष और एक सदस्य जो है वो वित्त राज्य मंत्री। और बाकी सभी राज्यों के वित्त मंत्री कह दो, या राज्यों द्वारा नामित कोई व्यक्ति। जीएसटी परिषद जीएसटी पर संघ और राज्यों की सिफारिश करने के लिए एक शीर्ष समिति है। तो संघ और राज्यों के लिए सिफारिश करने के लिए सबसे टॉप जो अगर कमेटी है जीएसटी से रिलेटेड, तो वो कौन सी है? यही है। ठीक है, 3/4 मतों के बहुमत से, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसके जो निर्णय लिए जाते हैं ना वो 3/4 बहुमत होना चाहिए। निर्णय तभी मान्य हो गए जब बहुमत कितना है? जब आपका बहुमत है भाई 3/4। अगर 3/4 बहुमत नहीं है तो फिर आपके वो नियम लागू नहीं होंगे। तो निर्णय लेने के लिए 3/4 बहुमत होना चाहिए। उसके साथ साथ ये कहा गया है कि कुल डाले गए मतों का 1/3 भार केंद्र के पास और 2/3 भार जो है वो किसके पास होता है? राज्यों के पास होता है। यानी ये जो परिषद की जो संरचना है उसमें 1/3 जो है वो तो है केंद्र, प्लस 2/3 जो है वो कौन है? राज्य। भाई 1/3 जो भार है वो तो केंद्र के पास होता है, और 2/3 भार जो है वो राज्यों के पास होता है। अगर बहुमत की बात करें तो बहुमत 3/4 में बनता है, और कोई निर्णय तभी मान्य होगा जब 3/4 बहुमत जो है से वो पास होता है। इसके साथ साथ एक चीज और होती है, गणपूर्ति।
जिसको कोरम बोलते हैं, 1/2 होती है इसकी घनपूर्ति। घनपूर्ति 1/2 होती है, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं की 1/10 होती है ना, ठीक, लेकिन इसकी कितनी होती है, 1/2 होती है। यानी आधे सदस्य अगर इसमें शामिल नहीं होते हैं बैठक में, तो बैठक की कार्यवाही स्टार्ट नहीं होगी। घनपूर्ति का मतलब ये नहीं होता है कोरम कि अगर इतने सदस्य मिनिमम है वो शामिल नहीं होता है तो कार्रवाई स्टार्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो 1/2 सदस्य जो है वो इसमें शामिल होंगे तो कार्रवाई स्टार्ट होगी। फिर वोटिंग जो होगी तो 1/3 केंद्र के पास है और 2/3 राज्यों के पास है। और फिर बहुमत की अगर बात आती है तो 3/4 बहुमत इनको मिलना चाहिए। अगर 3/4 बहुमत मिलता है तो वो निर्णय पारित समझा जाएगा। ये आपकी जीएसटी परिषद तारीख लिखना चाहो तो एक्ट में प्रोविजन लिखा था। एक्ट जो था ना 2016 का, उसमें ये लिखा था कि 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति, ये 279 में लिखा था कि 60 दिन में जीएसटी का क्या करेगा, गठन करेगा। कि राष्ट्रपति जी जो है वो 60 दिन के अंतर्गत जो है वो क्या करेंगे, जीएसटी परिषद का गठन करेंगे। इसलिए उन्होंने 12 सितंबर 2016 को 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद का क्या कर दिया, गठन कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जीएसटी से संबंधित, ठीक है। तो एक्ट में कितने दिन का प्रावधान था, 60 दिन का प्रोविजन था। और इन्होंने कितने दिन में कर दिया, 12 सितंबर 2000, अगस्त में पास हुआ, सितंबर में इन्होंने कर दिया। तो 12 सितंबर 2016 को जो है वो जीएसटी परिषद का क्या हो गया, गठन हो गया जी। अब चलते हैं टैक्स रेट। अब ये देखो यहाँ पे हमने बात करी कि अलग अलग टैक्स इसमें लगते हैं। तो जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो लगभग आपको सभी को पता ही है। तो वर्तमान समय में जो 5 टैक्सेस जो है, सॉरी 4 रेटें जो है वो यूज की जा रही है। तो सबसे पहले एग्जेक्शन नो टैक्स यानी 0%, जिन पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। 0% जो हमने देखी ना नशीली दर शराब उधर, 7% आइटम्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद में 5% जिन पे 5% टैक्स लगता है, तो 14% इसमें इंक्लूड है। उसके बाद में 12% यानी 12% टैक्स। उसके बाद में 18% और उसके बाद में 28%। तो 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की होगी, 0, 5, 12, 18 और 28, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के टैक्सेस जो है वो इसमें शामिल हो गए। ठीक है, 5 प्रकार के टैक्स इसमें इंक्लूड हो गए। उसके बाद में 54वीं बैठक जो करंट से रिलेटेड हम इसको करते हैं, जो जीएसटी परिषद की जो करंट से रिलेटेड अगर देखें तो 9 सितंबर 2024 को जो है इसकी 54वीं बैठक आयोजित की गई। और ये जो 54वीं बैठक थी, इस 54वीं बैठक में क्या किया गया कि जो कैंसर की दवाएं हैं, उन कैंसर की दवाओं को 12.5% उस पर जीएसटी लगती थी, उसको घटा के कितना कर दिया, 5% करने की सिफारिश की गई है, ठीक है। ये 54 जो करंट बैठक की उसकी बात हम करें। उसके साथ साथ जीएसटी परिषद ने B2C, ठीक है, बिजनेस टू सिटीजन ई इनवॉइसिंग के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की बात की है। भाई जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से इनवॉइस करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट भी इसमें शुरू किया जाएगा। ये जो चीज है इसमें, ठीक है, मेनली आपको फोकस करना है किस पे, कैंसर वाली दवाओं के जो टैक्सेस कम किए गए उनकी। और उसके बाद में थ्रेशोल्ड सीमा हम पढ़ चुके हैं कि एक टर्नओवर बेस्ड होती है, कितना टर्नओवर होता है उसकी हमने पहले बात करी थी कि 40 लाख, जो सामान्य स्टेट है उनमें 40 लाख रुपए तक, तो विशेष राज्यों में 20 लाख तक की इसकी सीमा होती है। पहले काफी डिस्कस इस पर हमने कर लिया है। इसमें कंपोजिशन सीमा, जो छोटे व्यापारी हैं वो पूरी वो उनको बड़ी मुश्किल होती है कि वो अपना पूरा लेखा जोखा रख पाए। तो सरकार ने कहा कि जो साधारण राज्य है उसमें जो 1.5 करोड़ तक के व्यवसायी है जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए है, वो कंपोजिशन सीमा में आएंगे। और विशेष राज्यों के जो व्यवसायी है जिनका टर्नओवर 75 लाख रुपए सालाना है, वो इसके अंदर आएंगे। आप ये लिमिट याद रखें,
इनको क्या होता है कि इनको अपनी टर्नओवर का 1% क्या देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है। इनको ये नहीं बताना पड़ता कि कौन सी वस्तु बेची क्या नहीं बेची, उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर ये कंपोजिशन स्कीम में आते हैं। कंपोजिशन स्कीम की रेट याद रखनी है कि जो सामान्य राज्य साधारण राज्य है उनमें 1.5 करोड़ रुपए है, और जो विशेष राज्य है उनमें 75 लाख रुपए है, ठीक है। और 1% जीएसटी इनको देना पड़ता है टोटल टर्नओवर का। फिर उसके बाद में जीएसटीएन। देखिए जीएसटीएन के वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क है, एक प्लेटफॉर्म है, एक कंपनी है जो गैर सरकारी कंपनी है, ठीक है। अब इस जीएसटी का काम क्या है कि जीएसटी में आईसीटी संरचना को विकसित करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो स्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी इसकी है। तो जीएसटी जो है वो यहाँ पे डेवलप करता है। अगर इसमें हिस्सेदारी की हम बात करें तो 24.25% केंद्र का हिस्सा है, 24.25% राज्य का हिस्सा है, और 51% जो है वो गैर सरकारी हिस्सेदारी है। तो इसलिए 51% गैर सरकारी हो गया ना, तो इसलिए गैर सरकारी संस्था है। इसका मेन काम यही है कि जीएसटी में जितना भी कंप्यूटर से वर्क हो रहा है ना वो सारा डेवलप करने का और सारा मैनेज करने का काम जीएसटी इनका ही है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला है ई वे बिल। ई वे बिल जो है वो 1 अप्रैल 2018 से लागू किया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का सामान लेके जा रहा है और 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे जा रहा है तो उसको ई वे बिल जो है वो जो कंप्यूटर जनरेटेड बिल होता है वो अपने पास रखना होगा। और यदि कोई अधिकारी उसको देख पूछता है तो वो उस ये जो बिल होता है उसमें सारी डिटेल होती है, उस डिटेल के द्वारा जो है वो आराम से सारी जानकारी हो जाती है, और इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होती कि उसमें कोई गड़बड़ी की जा सके। तो आपको तारीख याद रखनी है, वर्तमान में इतना चर्चा में नहीं, काफी टाइम हो चुका है, ठीक है। अगला है, तो ये अपना जो है वो चैप्टर पूरा हुआ। एक बार फिर से सब्सक्राइब द ड्रीम आरएस ऑन यूट्यूब एंड ज्वाइन टेलीग्राम द ड्रीम आरएस ऑफिशियल, ठीक है, ताकि आपको ये पीडीएफ वगैरह जो है वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। सुपर 30 जो अपने जो टॉपिक है सुपर 30 का जो है वो नेक्स्ट टॉपिक अपनी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।